अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं सिंहासन 32 में से 28वीं पुतली की कहानी। ठहरो राजा भोज, मैं राजा विक्रमादित्य के सिंहासन की 32 पुतलियों में से एक हूं। जब तक तुम में राजा विक्रमादित्य के समान एक भी गुण मौजूद न हो, इस सिंहासन पर बैठने की अनुमति नहीं है। तुम्हें सिंहासन की हर पुतली की कथा सुननी चाहिए। हम 32 पुतलियों में से जिस दिन भी किसी एक पुतली ने तुम्हें सिंहासन पर बैठने की अनुमति प्रदान कर दी, तो हम सभी पुतलियां उसके निर्णय को स्वीकार कर लेंगी। उसके पश्चात हम सभी पुतलियों की सेवा भाव के भी आप अधिकारी होंगे। ठीक है, मुझे अपनी भूल स्वीकार है। मैं पहले अब तुम सबकी बातें सुनूंगा, राजा भोज ने कहा। पुतली अनुरोधवती ने राजा विक्रमादित्य की कथा सुनानी प्रारंभ कर दी। राजा विक्रमादित्य ज्ञानियों का बहुत सम्मान करते थे। उनके राज्य में माधव नामक मेधावी और सर्वकाल पारंगत युवक था। संसार का शायद ही कोई विषय ऐसा हो जिसमें उसने निपुणता प्राप्त न की हो। वो कला पारखी व स्पष्ट वक्ता था और उसमें निपुणता कूट कूट कर भरी हुई थी। वो अन्य राज्यों में जाकर वहां नौकरी भी कर चुका था, मगर अपनी स्पष्ट वादिता के कारण निकाल दिया गया था। अंत में उसने राजा विक्रमादित्य के महल की ओर जाने का निर्णय किया। वो इस बात को सुन चुका था कि राजा विक्रमादित्य ज्ञानियों का बहुत सम्मान करते हैं। उसने अपना परिचय देकर राजा से मिलने की इच्छा जाहिर की। उस समय राजा राज नर्तकी का नृत्य देखने में व्यस्त थे। द्वारपाल ने आकर कहा, आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। माधवी वहीं बैठ गया। नृत्य अपने पूरे यौवन पर था। मृदंग तथा अन्य वाद्य यंत्र अपने पूरे जोश पर थे। नृत्य और संगीत का समा चल रहा था। राजा और राजदरबारी नृत्य एवं संगीत में झूम रहे थे। अचानक माधव तेजी से उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा तमतमा उठा था। वो बड़बड़ाने लगा, कैसे मूर्ख और अज्ञानी लोग हैं। यहां एक साजिंदा दोषपूर्ण वादन कर रहा है। देखने सुनने वाले पकड़ नहीं पा रहे हैं। महफिल में बैठे लोगों को संगीत का जरा भी ज्ञान नहीं। उसकी बड़बड़ाहट सुनकर द्वारपाल चौंक गया। उसने माधव को घूर कर देखा और डांटते हुए बोला, क्या बक रहे हो? महफिल में हमारे महाराजा भी बैठे हैं, तुम उनकी शान में भी गुस्ताखी कर रहे हो। मैं गुस्ताखी नहीं कर रहा हूं, ज्ञान की बात कह रहा हूं। महफिल में बैठे लोगों को संगीत का ज्ञान नहीं है। उसने अंदर बज रहे साज की ओर पल भर के लिए ध्यान लगाकर कहा, वो देखो, साजिंदे ने फिर दोषपूर्ण वादन किया। तुम बकते हो, द्वारपाल कड़क कर बोला। अब बकवास की तो तुम्हें राजदंड मिलेगा। हमारे महाराज के बराबर कोई कला परखी नहीं है। खाक कला पारखी हैं। वे साजिंदे का दोष नहीं पकड़ पा रहे हैं। अंदर 16 साजिंदे 4-4 की टुकड़ी में बैठे हैं। पूर्व दिशा में जो टुकड़ी है, उसमें से कोई एक साजिंदा दोषपूर्ण वादन कर रहा है। द्वारपाल ने अब माधव को हैरानी से देखा। माधव जिस स्थान पर खड़ा था, वहां से महफिल की एक झलक भी दिखलाई नहीं पड़ती थी। बिना झलक देखे मात्र ध्वनियों के आधार पर उसने ये बात कह दी थी, अगर तुम्हारी बात गलत सिद्ध हुई तो तुम्हें राजदंड भोगना पड़ेगा। द्वारपाल ने चेतावनी भरे स्वर में कहा। राजदंड कैसे पाऊंगा? मैं जो कह रहा हूं गलत नहीं है, माधव ने द्वारपाल से पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहा। ठहरो, अभी तुम्हारी परीक्षा हुई जाती है। यह कहकर द्वारपाल तुरंत अंदर चला गया। महफिल का शबाब अब उतार पर आ चुका था। द्वारपाल ने राजा के कान में जाकर बाहर उपस्थित व्यक्ति के विषय में बतलाकर तबला वादक का दोष पकड़ने की चर्चा की। उसे हमारे सामने लाओ, राजा ने द्वारपाल को आदेश देते हुए कहा। द्वारपाल माधव को महफिल में ले गया। राजा ने महफिल रुकवा दी। क्यों? राजा ने माधव को घूरते हुए पूछा। तुम क्या कह रहे थे? राजन, मैंने जो कुछ भी कहा अपने ज्ञान के आधार पर कहा। आपकी महफिल में एक तबला वादक का अंगूठा दोषपूर्ण है, माधव ने विनम्रता पूर्वक कहा। राजा की जानकारी में यह बात बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने माधव से कहा, यदि तुम्हारी बात असत्य हुई तब आप मेरा सिर कलम करवा दीजिएगा। माधव ने राजा से निर्भीकता पूर्ण कहा। राजा ने तुरंत सारे
तबला वादकों को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया। राजा ने ध्यानपूर्वक तबला वादकों के दोनों हाथों का निरीक्षण करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने ध्यान से परीक्षण करने पर पाया कि एक तबला वादक ने अपने अंगूठे पर पतली खाल चढ़वा रखी थी। उस चढ़ी खाल के नीचे दाहिने अंगूठे का अगला हिस्सा कटा हुआ था। तबला वादक ने अपना सिर झुका लिया। राजा माधव के संगीत कला ज्ञान पर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम वास्तव में गुणी युवक हो। क्या नाम है तुम्हारा? अन्नदाता, मेरा नाम माधव है। अपना परिचय दो। राजा ने आज्ञा दी। माधव ने अपने ज्ञान के बारे में जानकारी दी। राजा ने खुश होकर उसे अपने आश्रय में रख लिया। माधव समय समय पर अपनी विद्वता का प्रदर्शन करके राजा को चकित कर देता था और पुरस्कार पाता। एक दिन दरबार में एक कुशल नर्तकी आई। उसके नृत्य का आयोजन किया गया। महफिल सज गई। उस महफिल में माधव भी उपस्थित था। नर्तकी नृत्य कला में निपुण होने के साथ साथ अत्यंत सुंदर भी थी। वो नृत्य कर रही थी कि अचानक न जाने कहां से एक भंवरा आ गया और उसके वक्ष स्थल पर बैठ गया। वो परेशान हो गई कि नृत्य रोके कैसे। रंग में भंग पड़ सकता था। उसने पूरी सांस खींचकर अपनी नाक से इस प्रकार छोड़ी कि भंवरा उड़ गया। सब कुछ पलक झपकते हो गया। माधव के अलावा अन्य कोई भी इस बात को नहीं देख पाया। स्वयं राजा विक्रमादित्य भी नहीं देख सके थे। माधव अचानक बोल पड़ा, वाह वाह। वो उठा और अपने गले की मोतियों की माला निकालकर नर्तकी के गले में डाल दी। ये बात महफिल के अनुशासन के विरुद्ध थी। दरबारीगण स्तब्ध रह गए। राजा की महफिल में राजा के अलावा किसी और को नर्तकी को उपहार अथवा कोई इनाम देना अनुशासनहीनता मानी जाती थी। राजा की भुगटियां तन गई। उन्होंने माधव से पूछा, तुमने ये धृष्टता क्यों की? उचित जवाब नहीं दिया तो तुम्हें दंड मिलेगा। राजन, माधव ने हाथ जोड़कर कहा, यदि मैं ऐसा नहीं करता तो नर्तकी की नृत्य कला का सम्मान अधूरा रह जाता। मैंने जो बात देखी वो न तो आप ही देख सके और न ही अन्य दरबारी। फिर उसने जो देखा था उसका वर्णन करते हुए बोला, बगैर एक भी लय ताल तोड़े नर्तकी ने जिस बुद्धिमता से भंवरा अपने वक्ष स्थल से उड़ा दिया वो इसकी कला का परिचायक है। इस कला का इनाम इसे मिलना चाहिए था। राजा के पूछने पर नर्तकी ने माधव की बातों का समर्थन किया। राजा उसे अपने दरबारियों एवं नवरत्नों के साथ बैठाने लगे। जहां किसी बात का कोई हल नहीं निकल पाता था, माधव तुरंत उसका सही समाधान खोज निकालता, जिसे सुनकर दरबारीगण प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। एक दिन दरबारियों में बुद्धि एवं संस्कारों पर चर्चा छिड़ गई। सभी दरबारियों का एक ही मत था कि बुद्धिमान लोगों के अच्छे संस्कार होते हैं, लेकिन माधव का विचार सबसे भिन्न था। उसका मत पूछे जाने पर माधव कहने लगा, महाराज, मनुष्य में बुद्धि का विकास उसके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण होता है। पूर्व जन्म में मनुष्य जैसे कर्म करता है, विधाता वैसा ही उसका भाग्य लिख देता है। उसी के अनुसार उसकी बुद्धि होती है। राजा की समझ में माधव की बात सिद्ध करने के लिए एक युक्ति सूझी। उन्होंने जंगल में एकांत स्थान पर एक महल बनवाया और उस महल में गूंगी बहरी दाइयां रखी। समय आने पर उन्होंने उस महल में अपना मंत्री का, नगर कोतवाल तथा एक ब्राह्मण का नवजात शिशु रखवा दिए। वे गूंगी बहरी दाइयां उन बच्चों का लालन पालन करने लगी। 12 वर्ष पश्चात राजा ने उस महल में पले चारों बालकों को अपने दरबार में बुलवाया। सबसे पहले उन्होंने अपने पुत्र से पूछा, कहो पुत्र, कैसे हो? आपकी कृपा से सब कुशल है पिताश्री। बालक के मुख से इस उत्तर को सुनकर राजा प्रसन्न हुए। उन्होंने माधव की ओर देखा तो उसने कहा, ये इसके पूर्व जन्म के कर्म बोल रहे हैं राजन। तब राजा ने मंत्री के पुत्र को बुलाकर उससे वही प्रश्न किया। मंत्री के पुत्र ने उत्तर दिया, महाराज, ये संसार नश्वर है। जो यहां आता है उसे जाना ही पड़ता है, फिर कुशलता कैसी? दूसरी बार भी राजा ने माधव की ओर देखा तो उसने वही बात दोहरा दी। तीसरी बार राजा ने नगर कोतवाल के लड़के से जब वही प्रश्न किया तो उसने उत्तर दिया, महाराज, कुशल कैसे हो सकता है? चोर चोरी करते हैं और बदनाम हम होते हैं। इस बार भी राजा ने माधव की ओर देखा तो उसने वही बात कही। अंत में राजा ने ब्राह्मण के पुत्र से भी वही प्रश्न किया तो उसने उत्तर दिया, मनुष्य की आयु दिन पर दिन घटती जाती है महाराज, कुशलता का प्रश्न ही कहां उठता है। चारों बालकों का उत्तर सुनकर राजा ने दरबारियों से कहा, आशा है आप सभी माधव के विचार से अब सहमत हो चुके होंगे। दरबारी अब भी कुछ नहीं समझे तो राजा ने बात का स्पष्टीकरण किया।
उस महल में चारों बालक अलग अलग परिवारों के रखे गए। इनके पालन पोषण के लिए रखी दाइयां भी गूंगी बहरी थी। उस महल में इन्हें सिखाने वाला कोई नहीं था। अपने पूर्व जन्म के कर्मों के फल से जिस परिवार में इन्होंने जन्म लिया था, वैसे ही बुद्धि का इनका विकास हुआ। राजकुल में जन्म लेने वाला बालक राजा का पुत्र होने के कारण सबसे निश्चिंत था। इसलिए उसने कहा, आपकी कृपा से सब कुशल है। मंत्री के घर जन्म लेने वाले बालक में मंत्री के संस्कार आए, अतः उसने तर्कपूर्ण उत्तर दिया। नगर कोतवाल के घर जन्मे बालक ने नगर कोतवाल के संस्कार जैसा तथा ब्राह्मण कुल में जन्मे बालक ने ब्राह्मण भाषा वाला विचार व्यक्त किया। इससे यही सिद्ध होता है कि माधव का कथन सत्य था। दरबारियों ने बात का प्रमाण पाकर राजा की बात स्वीकार कर ली। राजा ने माधव को ढेरों इनाम दिए। इस तर्कपूर्ण कहानी को सुनाकर पुतली बोली, हमारे महाराजा विक्रमादित्य गुणी व्यक्तियों की बातें बड़े ध्यानपूर्वक सुनते थे और उसे सत्य की कसौटी पर कसकर देखते थे। जैसे तबला वादक के विषय में उन्होंने माधव का कथन कसौटी पर उतारते हुए अपनी आंखों से देखा था। वे किसी पर अपनी बात बलपूर्वक नहीं लादते थे, प्रमाण सहित बात को सिद्ध करते थे। जैसे उन्होंने दरबारियों के समक्ष प्रमाण के साथ बात रखी। क्या तुम में ऐसे गुण हैं राजा भोज? पुतली का प्रश्न सुनकर राजा भोज मुंह लटकाए महल में चले गए।